नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 224 सीटों पर मतदान होगा। 10 मई को मतदान होगा, एक ही चरण में मतदान होगा और आंचल नतीजे आएंगे 13 मई को। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 224 सीटें हैं और एक चरण में मतदान होगा। 10 मई को मतदान होगा, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया है और सरगर्मी जो है चुनावी वो भी बढ़ गई है। अब इस वक्त हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त का मौजूदा जो आंकड़ा है वो क्या है। इससे पहले 2018 में चुनाव हुआ था, क्या कुछ आंकड़े थे और किस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने सरकार बना ली थी। बीजेपी ने किस तरीके से सरकार बनाई, क्या कुछ आंकड़े इस वक्त के हैं, 2018 के आंकड़े हैं, इस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा में वो बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव डालेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे देश में एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस जो है मैदान में आ गई है, बीजेपी को लगातार घेरा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें नतीजे जो आ रहे हैं वो बीजेपी के ही फेवर में आ रहे हैं। तो कर्नाटक का जो चुनाव है इस वक्त वो बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई है। माहौल इसलिए भी गरमाया हुआ है आंचल क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कर्नाटक किसको मिलेगा ये बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है, बिल्कुल सही कहा आपने। मौजूदा जो स्थिति है इस वक्त की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 117 सीटें हैं, कांग्रेस के पास जो है 69 सीटें हैं, इसके साथ ही जेडीएस के पास 32 सीटें हैं और बाकी जो निर्दलीय हैं और अन्य हैं उनके पास 6 सीटें हैं। 2018 में जो नतीजे आए थे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी को आए थे 104, बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस के पास 80 थी, जेडीएस के पास 37 थी और 3 निर्दलीय थे, अन्य जो पार्टियां हैं उनके विधायक थे। यानी 2018 में किसी के भी पास बहुमत नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने जो है समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई जेडीएस के साथ मिलकर, और उसके बाद सरकार उनकी कुछ ही दिनों में गिर गई। ठीक वैसे महाराष्ट्र वाला जैसा हाल हुआ, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी के खाते में चले गए। इसीलिए अगर आप मौजूदा स्थिति देखें तो 104 से बढ़कर बीजेपी जो है 117 पर आ गई है। अब बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बना ली, जिसके बाद ये अब कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने भी अपने मुख्यमंत्री को बदला है, तो क्या बीजेपी में इस वक्त कुछ कर्नाटका में अंदर मतलब ये बड़ा सवाल है कि येदियुरप्पा के नाम पर अक्सर बीजेपी कर्नाटक में खेलती हुई नजर आती है, लेकिन जब येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया उसके बाद ये जिम्मेदारी दी गई बसवराज बोम्मई को, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। इस बार चुनाव किसके चेहरे पर होगा? कुछ राजनीतिक के जो है वो कह रहे हैं आंचल कि येदियुरप्पा को एक बार फिर से मैदान में लाया जा सकता है, जबकि कुछ कह रहे हैं कि बोम्मई को ही जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक बात मैं यहां पर आपको बताती चलूं, कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर 2018 में सरकार बनाई थी। 14 महीने बाद ये सरकार गिर गई, उसके बाद बीजेपी आई। जो येदियुरप्पा थे इनके नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और अब बसवराज बोम्मई राज्य के सीएम है। खैर, अब चुनाव होने जा रहा है और किसके नाम पर, किसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प आंचल ये है कि पिछले 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। ये वाकई में एक बड़ा एक पहलू है और नतीजे डिसाइड करेंगे कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल कह सकते हैं। मुद्दे भी इस वक्त अगर हम देखें तो सीमा विवाद चल रहा है महाराष्ट्र के साथ, और इसके साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। अगर वहां पर बीजेपी मुद्दा उठाती है तो कहीं ना कहीं उसके पाले में जो गेंद है वो नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस के पाले में जाएगी और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी इस पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तो बीजेपी के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से हम पूरे देश में माहौल देख रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं और मामला बदल जाता है, चुनाव का रुख बदल जाता है, तो बहुत लहर चल जाती है एकदम। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं और कर्नाटका का तो हमने देखा ही है कि किस तरीके से जो मुद्दे बनाए जाते हैं बीजेपी के वो काम भी आ जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक जानकारी आपको देती चलूं, 5 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं और यही तय करेंगे कि कौन और किसकी सरकार बनने जा रही है। मुझे लगता है आज सारी अपडेट्स हमने दे दी हैं। इसी के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं। So in urbanopathy, the total voter turnout in the state is 72.4 in 2018. Against this, as you know, the overall country, if you look at the 2019 general elections, तो जो 20 टॉप के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें सबसे कम वोटिंग हुई, उनमें से 9 अर्बन एरिया में, इसके नाम यहाँ दिए हैं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, but they are in the top 20. And if you look at the Karnataka, तो जहां 72% वोटिंग है वहां
बेंगलोर के साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल और बंगलौर में वो वोटिंग काफी कम है। 57, 51, 53, 55, 57 as against 72. And another disturbing trend is that it is reducing even from the earlier election, 2013 election. It was even more in 2013. It is reduced in 2018. So when we went there, we did call a large number of universities, students, and talked to them. And then we also decided that in addition to the awareness activities like the electoral literacy clubs and the voluntary action forums, we'll also do because the Karnataka and Bangalore happens to be the knowledge city and the IT city of the country. So why don't we take advantage of their expertise? So we requested the IT sector, and through you we want to thank that IASC came forward, and they are doing an electhon. Instead of hackathon, we are saying it electhon. For what? They say, we are saying that how to enhance the participation of urban and youth. Can we technologically connect to them more? Can we do outreach in a different way? And how to ensure the registration of new voters more and more? We don't have to work so hard. Is there a problem with our software? Is there a way we can motivate them to do it? How can, from the universities, or from the colleges, schools rather, from the 12th, almost everybody becomes 18. 12 years, 12th class when you pass plus 5 if you add, तो mostly 17, 17 and a half and 18. तो आप वोट तो देना शुरू कर रहे हैं, बट आपको एक कमिटमेंट की जरूरत है। तो इस इलेक्थॉन में हमने ये भी रखा है कि डिवाइस ए सॉल्यूशन दैट हाउ कैन इट बूस्ट वोटर टर्नआउट ऑन द इलेक्शन डे, और उसका भी एक मेथड हमने और अपनाया, वो भी आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। ये कितनी इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ इसमें जुड़ गई हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, large number of startups, large number of IT professionals. So we are thankful to all of them. And 47% have added on working on how to do the registration free. Some are working easily. Some are working with us on how to make the youth turn out on the day of election. So this result we will again share with everybody when it comes, the solutions when they are given, and जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए हम लोग समझते हैं कि ये एक हमें ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी आउटरीच बताएगा जो उनकी समझ में आती है, बिकॉज इट्स ए प्लेस वेयर यू हैव मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड यूथ and the urban areas. As regards the candidates, you are all aware, just to repeat the same thing, the know your candidate and the affidavits, all this are available through the technology. Knowing the candidate is possible through the Know Your Candidate application, and for political parties, these applications are helping them to file the nominations online and to also apply for the entitlements which they have in terms of passes or in terms of booking the grounds for the election rallies, etc. And it is all strictly, everyone has been instructed to follow first in first out principle. जिसने पहले अप्लाई किया उसका डिजिटल ट्रेल उसमें रहेगा। ऐसा नहीं कि अप्लाई एक पार्टी ने किया और आपने दूसरी पार्टी को जगह दे दी, नहीं। इट इज ए फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड विच दे हैव टू एंश्योर। सी विजिल ऐप की काफी प्रचार कर्नाटका के इलेक्शन में किया है, बिकॉज ये वहां बहुत रिलेवेंट है। Because what new challenge we found in Karnataka is, in addition to the youth and urban apathy, is the money power. So this is being popularized a lot, and I'll share with you, even before MCC, what had happened. MCC will come in force from today. But when we went there, I'll show you, just because of our sincerity on this subject and telling the district officials and enforcement agencies what is the result. I'll show you that. So before coming to that, just to narrate that in recently held elections, total
number of polling stations are given here, and there was no re-polling. So we want to carry forward this trend. No violence, no re-polling, and no और ईवीएम भी बच गई, उनको भी गाली वाली ज़्यादा नहीं पड़ी. सो मतलब उसी चीज़ को आगे बढ़ाने हुए हमने वहाँ काफ़ी कोशिश की है कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें आप ऐसे प्रोसेसेस को अपनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर ऑन द जॉब, दैट दे मेक द एक्सपीरियंस फॉर द वोटर वेरी गुड, so that they are encouraged to come. And some are working even on applications where if we can tell in advance the queue, so that you can plan your visit to the polling station and avoid standing on the thing. This is also a work in progress. The seizures in these 5 elections, just to tell you the kind of रिगर एंड एम्फेसिस जो इलेक्शंस को इंड्यूसमेंट फ्री कराने में किया जा रहा है, 5 इलेक्शंस जो अभी होके चुके हैं उनमें 18 और 17 में जो इससे पहले हुए थे, 43 करोड़ के अगेंस्ट में 1028 करोड़ का सीजर था. एंड इसमें ड्रग सीजर्स, बिकॉज वी आर सेइंग लिकर, ड्रग, मनी, फ्रीबीज एंड ड्रग इन पर्टिकुलर, बिकॉज वो पूरी की पूरी सोसाइटी को और बच्चों को खराब करने की उनमें क्षमता है. सो ऑल एनफोर्समेंट एजेंसीज वी हैव सेड दैट देयर इज ए एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट विजिल यू हैव टू हैव ऑन मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल विच कैन इंड्यूस द इलेक्शंस एंड फेयरली. एंड आई विल शो यू व्हाट हैज हैपेंड. वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर टीम्स इन कर्नाटका टू कर्ब द मिसयूज ऑफ मनी पावर. From 1,900 in 2018, we are increasing to 2,400. These are the teams which will have the sensitive constituencies, expenditure observers we are increasing, assistant observers, flying squads, and all to put extra pressure and make it clear to all political parties and candidates that money power, they have to just zero tolerance, which we are showing from our sides. And just to tell you that the state has 19 districts. Total 171 interstate checkposts are being operationalized for this purpose, where excise department, commercial tax department, police department, and even the forest department in areas where the forests are there and there are checkposts. They may not be the highways or the state ways, but there are the points of entry. All places there would be a strict vigil. And nudging towards ethical elections, there are exercises which are being done with the awareness which is being done. Say, for instance, this is by the commercial department. And just to tell you, it's another, when we talked about it in Nagaland, from civil society, there were groups formed in the villages, and villagers came out resisting anybody who was trying to bribe the voters in the villages. I'm repeating it here just to